नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चाएं खास। और अपने इस प्रोग्राम में विशेष चर्चा के लिए हर हफ्ते हम आमंत्रित करते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी को। सर आज भी प्रोग्राम में हमारे साथ, तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पंजाब की गरमाई राजनीति के साथ, या यूं कहें कि राजनीति में आए भूचाल के साथ। सर पंजाब की राजनीति में उस समय बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है जब राघव चड्ढा सहित 7 सांसद जो हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो आप इस घटनाक्रम के पंजाब की और खासकर राष्ट्र की सियासत पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहना है आपका, क्योंकि सारी ही राजनीति घूम गई है। दो बातें इसमें पहले कहना दो। जब ये घटनाक्रम हुआ तो मौसम विभाग की आई हुई थी कि पंजाब में अगले 5 दिन लू का अलर्ट है। जी बिल्कुल। ये भूकंप, राजनीतिक भूकंप आ गया मौसम विभाग ने इस तरह। दूसरी बात इसमें यह है कि महाभारत में कहा गया है राजनीति को लेकर कि राजनीति में ना कोई सदा दुश्मन होता, ना कोई सदा मित्र होता, क्योंकि ये व्यवहार पर निर्भर है बात। दुश्मनी और मित्रता व्यवहार पर निर्भर है। तो ये एक सप्ताह पहले ये 7 के साथ भाजपा के विरोध में खड़े थे। बिल्कुल सर। और सप्ताह बाद ये भाजपा की गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर। आपके जो गुणगान गाते थे, अंग संग थे, वो अब भाजपा के अंग संग बन गए। तो ये राजनीति की जो महाभारत में जो बात कही गई है वो पूरी इन पे फिट बैठती है। अब रही राष्ट्र के स्तर पे जो पहले वो बात कर रहे। बिल्कुल सर। राष्ट्र स्तर पे जो 7 सांसदों के जाने से एक तो भाजपा के लोग राज्यसभा में जो बहुमत से जो कमी थी वो और कम हो गई। अब वो 10-15 के शायद और हो जाए तो उनको मेजोरिटी उनके राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा। तो जो आने वाले समय में जो जैसे पहला इलेक्शन का बिल पीछे रह गया, तो ऐसी जो समस्याएं उनको आती हैं तो एनडीए को वो समस्याएं खत्म हो रही। मतलब अब उनका टारगेट होगा कि बंगाल के चुनाव के बाद वो इस तरफ ध्यान जाएगा राज्यसभा में। ये तो राष्ट्र। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उनको 2023 में राष्ट्रीय एक राजनीतिक दल का मान्यता मिली थी। 2026 आगे अगर 7 चलेगा और 2027 में अब चुनाव है पंजाब में। फिर अब अगर इस 27 के चुनावों में उनको 6% सारी वोट जहां जहां पे वो खड़े हैं, गोवा में हो गए, गुजरात में हो गए, पंजाब में हो गए, इनके जो अगर 6% वोट नहीं मिलते तो उनकी मान्यता, पहले तो राज्यसभा सदस्य, लोकसभा, अब मान्यता के प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब ये जो भूकंप की बात, आपने पंजाब की बात करी। अब पंजाब में ये जो कई कारण है एकदम, तो देखो एक आदमी जाए तो कुछ समय लगती है। अब टेक्निकली 2/3 चाहिए थे, उन्होंने 10 में से 7 ले लिए। 2/3 होगी। जो चर्चा चल रही है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी ये ऐसी, ये जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रपति का इसमें कोई लेना देना नहीं, ये राज्यसभा के सभापति, वहीं पे मामला सारा सेटल होना है। और दूसरी बात यह है कि ये 7 का जाना, एक आज जो लोकसभा का इनके सदस्य हैं मलविंदर कंग, उनकी आज स्टेटमेंट है, वो बहुत संकेत करती है कि आम आदमी पार्टी का आने वाले में और भूकंप बढ़ सकता है और समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि ये राज्यसभा के 10 में से 7 गए तो लोकसभा में 3 है, उनमें 2 निकल गए तो समस्या और खड़ी हो जाएगी। और जो बात उन्होंने मलविंदर कंग ने कही है कि अगर संदीप पाठक को पिछले 1 साल से पार्टी ने संभाला होता, उनकी अनदेखी की हुई है, अगर उनको संभाला होता, उनको मान सम्मान दिया होता, तो आज स्थिति ना आती। अब ये बात संकेत करती है। और दूसरी अगली बात उन्होंने कही कि पार्टी के बीच में सभी को मान सम्मान विधायकों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, एक व्यक्ति विशेष को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये बात दर्शाती है कि पार्टी के भीतर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। पंजाब में चर्चा चले कि 50 विधायक बाकी होने जा रहे हैं। विधायकों से पहले अगर लोकसभा के सदस्य 2 चले गए, बिल्कुल 3 है टोटल, 2 चले गए, क्योंकि मलविंदर कंग तो बोल पड़े, दूसरे 2 अभी साइलेंट में, नाम लेते पता सबको, वो अभी चुप है। अगर इस सारे घटनाक्रम में किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब अंदर ना अंदर कहीं ये एक
बात चल रही है कि अगर वो भी हो गए तो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को भी एक चुनौती मिल जाएगी। बिल्कुल सर। और इसके साथ ये बात भी होती है कि अगर आप याद करें कि इन सातों को जब टिकट मिली थी, जब लोग राज्यसभा की थी, तो तब उंगली उठी थी कि ये इन सब का किसी का भी पॉलिटिकल पंजाब की राजनीति से किसी का भी संबंध लेना नहीं। ये सारे उनके उठाए थे। केजरीवाल पार्टी के इतना 92 उनके विधायक बन गए, तो उसी के हिसाब से ये सारे इनको चले। अब ये टकराव कहाँ से शुरू हुआ? मैं समझता हूँ कि 22 में ये संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ये दो जो सर्वे थे पंजाब की, जहां तक भगवंत मान चेहरा थे, पीछे जो संगठन का काम था, जो टिकट देने का काम था, जो रणनीति बनाने का था, ये दो आदमी पीछे थे। और पीछे केजरीवाल पार्टी, दिल्ली की पार्टी, चेहरे दो पंजाब में ये। अब 22 से 24 आते आते कि ये दो सांसद बन गए। वो 24 में दोनों हार गए, सिसोदिया भी हार गए और केजरीवाल भी हार गए। अब उनकी जो सारी टीम थी वो पंजाब पे अंदर। अब ये पंजाब में जो सर्वे था, इनको घुटन महसूस होने लगे, धीरे धीरे ये पीछे हटते गए। उन्होंने जो सीनियर थे, पार्टी के सीनियर तो वो ही, उनके नाम अब याद हो पिछले एपिसोड में कहा, कप्तान तो अरविंद केजरीवाल ही। बिल्कुल सर। तो जब कैप्टन आ गया तो दूसरे पीछे हो गए। तो जब वो धीरे धीरे वो घुटन पड़ते 26 तक आते आते ये जो आप भूचाल आ गया, और ये सारे अब इसको आगे, क्योंकि जो ये दो आदमी है, देखो तीसरा हमारा अशोक मित्तल जलंधर के जो हम कहते हैं, ये तीन सातों में से तीन बहुत निकट थे। तो केजरीवाल दिल्ली में जो रहते थे, वो अशोक मित्तल को जो सांसद के रूप में घर मिला था उसमें रहते थे, और केजरीवाल जब जलंधर आते तो इनके यहाँ पे रहते थे। तो इतने निकटता के बाद भी किसी ने एकदम रातों रात वो ईडी का छापा और जो भी है, पर कोई ना कोई समस्या जब साथ इकट्ठे जाते हैं, बाकी पे तो इतना दबाव नहीं था, इनको साथ इकट्ठे गए थे। इसका मतलब पार्टी के अंदर आत्मचिंतन करने की जो राष्ट्र नेतृत्व है, आम आदमी पार्टी के जो कोर कमेटी के सदस्य साहब, उनको जो सोचना पड़ेगा कि अगर साथ ये गए हैं क्यों एकदम क्यों चले गए। एक बात आगे, फिर जो विधायकों की बात है वो ना चले जाए लोकसभा के सदस्य। तो ये एक पार्टी को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो आम आदमी पार्टी को एक इस समय तो मनोवैज्ञानिक दबाव में है, पूरा दबाव है। बिल्कुल सर। पर एक बात और भी समझिए कि जहां तक भाजपा की स्थिति है, भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर लाभ हो गया कि उनकी संख्या बल बढ़ गई। ये बात इससे आगे अगर वो समझे कि पंजाब में इनको इसका लाभ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है, तो मेरा इसे असहमति है। क्योंकि 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज आए थे, लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो ये तो उनकी तो इतनी पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, इनकी तो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि नहीं। ये तो सारे उद्योगपति हैं, ज्यादा उद्योगपति हैं। हरिवंश भट्टी को छोड़ दे, वो खिलाड़ी है, वो अपने तो इनके अपने अपने क्षेत्र में पहचान है। कुछ ये है, कोई प्रोफेसर है, कोई एक मतलब उद्योग रहे, या अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी रहे, अपने अपने क्षेत्र में। पर राजनीति में इनका कोई सीधा लेना देना नहीं था, विशेषकर पंजाब की राजनीति में किसी ने। ये तो पार्टी के जो आर्थिक हित को देखते हुए केजरीवाल उस समय ले आए, उस समय में उंगली उठी थी, आज उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इनको जरा दबाया गया तो इनकी रीढ़ दिखाई नहीं दी, सब भाग गए। यही अगर कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को आगे किया होता तो वो लड़ता झगड़ता पार्टी के लिए, हित के लिए चलता, तो सिचुएशन ये समझ आ रही। यही चीज भाजपा को समझनी पड़ेगी कि भाजपा अगर बाहर के आदमियों को ला रही है, अब इनके साथ अगर साथ आगे, कल को लोकसभा को भी 2 आ जाएंगे या विधायक भी कर लें। पर मैं जो समझता हूँ कि पंजाबियों की जो सोच है, देखो पंजाब का एक अलग सोच, पंजाबियों की एक अलग सोच है, राजनीतिक भी अलग है और मानसिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो पंजाबी अलग सोच। पंजाबी की जो बहुमत सोच है, वो जो प्रताड़ित है या पीड़ित है या जो दबा हुआ है, जिसपे ज्यादती हो रही है, उसके साथ खड़े होते हैं। और आज की स्थिति ये है कि सबको लगता है कि ये सातों को नीचे से उठा के इन्होंने पार्टी ने दिया
और ये कृतघ्न हो गए हैं, इन्होंने विश्वासघात किया है। सर। यही वजह है कि जो पार्टी गद्दार की शब्द बोल रहे हैं, तो किसी का लोगों में कोई, लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसका विरोध नहीं कर रहे। आम आदमी को तो ठीक है, इन्होंने यार गलत किया पार्टी के साथ, ये एक धारणा है। एक धारणा ये भी है, पर इस धारणा को एक तत्काल तो है, अब आगे कितना बढ़ना है, क्योंकि भाजपा भी बोलेगी, कांग्रेस भी बोलेगी। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय है, जिसमें उसको अपने आंतरिक कमजोरी भी देखनी पड़ेगी, जो बाहरी दबाव है उनको भी झेलना पड़ेगा, और एक बड़े संयम से। और उनको जो एक बात समझनी होगी कि उनको नकारात्मक नीतियां छोड़कर जो लोगों के हित में उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, उनको पूरा उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और अपने जो कार्यकर्ता है, जो अपने विधायक हैं, जो उनको मान सम्मान, क्योंकि पीछे जो एक ऐसी स्थिति आई थी कि जहां पे जनरल पीएपी एक मुख्यमंत्री और भगवंत मान और सिसोदिया ने मीटिंग की थी, वहां पे जो बातें बाहर निकल के आई थी कि उन्होंने विधायकों को बोला कि बर्दाश्त नहीं होगी, मतलब इस हिसाब से दिया कि लोगों को डर था कि वो बाहर निकलते ना किसी को भ्रष्टाचार के रूप में पकड़ ही न ले जाए, ऐसा भी। अब वो भयभीत वाली स्थिति खत्म हो गई। अब जो कुछ है अब विधायकों पर निर्भर है। और इस सारी स्थिति में मैं जो समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी, देखो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भगवंत मान का चेहरा आगे आया था। आज सारी क्राइसिस में, बीच में हमने भगवान पे नुक्ताचीनी होती रही, कमेडियन है वो, पर इस सारे जो 4.5 साल के जो पीरियड, 10 महीने रह गए चुनाव आने में, भगवंत मान अपने आप को राजनीतिक रूप में स्थापित करने में कामयाब है। आज आप जन साधारण से देखें, हाँ। जन साधारण कोई भगवंत मान पर उंगली नहीं उठाता। नहीं, बिल्कुल सर। वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसकी भगवंत मान सबसे बड़ी बात यह है कि वो आम आदमी की बात को नब्ज को समझता है, उसकी भाषा को समझता है, उसकी भावना को समझता है, और एक जब मन से बोलता है तो एकदम आंख से आंख मिला के उनसे बात होती है। क्योंकि सर कुछ लाभ तो हुआ है, सब लोगों ने यही कहा है कि भगवंत मान सही है, यही गलत है। हाँ, इसका लाभ भगवंत मान, हाँ, पंजाबी कहते हैं 32 दंदा ने पीसा बचता नहीं। ये 7 आदमी है, ये 32 दांतों के बीच में आ गए। आम आदमी की चर्चा में है कि इन्होंने पार्टी से धोखा किया है। अब इस तो वो कैसे जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कांग ने बात करी, उनकी संदीप पाठक को बचाव की बात करी कि हाँ जी उसको मान सम्मान नहीं मिला, पर उनको मान सम्मान तो राज्यसभा बनाया। बिल्कुल, राज्यसभा मान सम्मान, उससे पहले तो कुछ नहीं था। पार्टी ने उनको राज्यसभा तब सदस्य दिया जो मान सम्मान नहीं दिया। अब आगे भीतरी बात क्या है, कोई लेन देन का झगड़ा है, कोई औहदे का झगड़ा है, कोई किस, तो ये एक अलग चीज है। पर जो पंजाब की राजनीति में ये एक ऐसा दौर है जिसमें अब आम आदमी पार्टी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में खड़ी है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की उसके सामने आएगी अगले 10 महीने में। और जो एक अकाली बीजेपी गठबंधन की बात थी वो खत्म हो गई, क्योंकि भाजपा ने इतने आदमी दरवाजे अपने खोले हुए हैं कि जो आ गए, तो अब गठबंधन की बात की मैं समझता कि वो स्थिति खत्म हो गई। और ये एक आने वाले दिनों में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी 5-6 महीने में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। क्या है, अगर आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को संभालने में कामयाब रही, या जो लोकसभा सदस्य नहीं जाते, अगर वो चले गए, तो फिर मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को एक अपने आप को खड़ा करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर आम कांग्रेस इसको एडवांटेज वाली स्थिति आएगी। अभी तो जो एक जैसे कहते हैं ना भाई, सारा रहता ही फैल गया, कैसे क्या होगा। तो आम आदमी पार्टी के लिए जो 7 शासन है, इनको मैं समझता हूँ कि अगर ये अपने बचाव में कुछ नहीं सामने चीज लाते हैं, कोई फैक्ट्स जब, तो इनको लोगों के सामने आना जाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जन साधारण आज जैसे इनके दरवाजों पर गिटार लिखा गया रहेगा। अगर पार्टी इसी कैंपेन को आगे चलती है और साथ में जन साधारण की जो अपनी सकारात्मक नीति है उन पर ध्यान देगी, तो तब शायद आम आदमी पार्टी अपना बचाव बना सके। क्योंकि पंजाबियों की एक तबीयत, तो पंजाबी की सोच है कि वो प्रताड़ित के साथ, जो जिसको हम कहते हैं निमाने के साथ, या एक जिस पे दबाव पड़ा हो, या जिससे ज्यादती होती हो, उसके साथ खड़ा होता है, सत्ता वाले के साथ खड़ा नहीं होता। तो ये उस हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन चलाती है
तो बचेगी, नहीं तो खतरे की घंटी तो खड़ी है। बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की। सर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, तो इस बम्पर वोटिंग के राजनीतिक मायनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले कहूँ ये सुखद संकेत है। बिल्कुल सर। देखो, 294 में से 152 की पश्चिम बंगाल में हुई है और 234 तमिलनाडु की हुई है, और 8 मतलब दोनों राज्यों में पिछले जो 2021 से एक 7 से 10% बढ़ी है। कहीं तो जो पश्चिमी बंगाल में तो कई सीटों पे जहाँ पे 92% तक 92 इतने तक परसेंट, तो ये एक सुख संकेत है। इसीलिए मुख्य चुनाव आयोग ने भी सभी वोटरों को सलाम किया कि ये लोकतंत्र के लिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। अब ये इसका पहले तो ये हुई क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये समझता हूँ कि SIR को लेकर तमिलनाडु में भी झगड़ा था, पश्चिमी बंगाल में झगड़ा था। तमिलनाडु में तो SIR को लेकर फिर पश्चिम को लेकर था कि डिलिमिटेशन जब होगी तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, जनसंख्या के हिसाब से जनगणना चल रही है, तो सारा उन्होंने दिल्ली बना तमिलनाडु बना दिया, भाषा ले लिया, धर्म ले लिया, इस तरह का मुद्दे बना के उसमें, और विशेष रूप से उन्होंने जब मत काटने की बात आ गई, यही चीज पश्चिम बंगाल में थी। वहां पे तो हो गया कि जहाँ पे ये बात मैसेज चले गया कि जो बाहर मुस्लिम बैठे हैं, बंगाली है और देश के अन्य भागों में काम करते हैं, वापस आए। अगर आपने अपना इस तरह मतदान ना किया तो आपका अगली मत सूची में नाम ही कट जाएगा। ये भय और उसको अपना मत बचाने के लिए, तो ये एक जागरूकता भी मैं समझता हूँ, डर भी है, जागरूकता भी है कि मैं मतदान करूं ताकि मेरा नाम ना कट जाए। ये आ गया। दूसरे में कि जितनी सिक्योरिटी 20 से 40 उन्होंने कंपनियां लगाई इस समय, कोई दंगा ना हो, कोई शांतिपूर्ण हुआ, पश्चिम बंगाल में क्योंकि तनाव रहा पीछे, तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, तो फिर वो जो डर के नहीं जाते थे वो भी निकले। अब ये धीरे धीरे पोलराइजेशन इस तरह हो गया कि मुस्लिम हिंदू वोटेज भी बन गया, वो इश्यू वोट डाल रहे हैं तो हम भी जान निकले बाहर, भय एक कारण बन गया ये दोनों का अपने अपने हिसाब से, तो ये वो आगे। दूसरी बीजेपी और TMC तृणमूल कांग्रेस जो है, इन्होंने अपने आर पार की लड़ाई, इन्होंने अपने साला जोर लगा दिया वर्कर को बाहर निकालने के लिए, तो वो भी एक कारण बन गया। तो ये सारे कारण मिलके वोट परसेंटेज बढ़ गया। अब वोट परसेंट का किसको लाभ मिलता है? 8 से 10%। जो अगर रूढ़िवादी जो पुरानी हमारी सोच होती थी, वो होता थी सत्ता पक्ष के विरोध में वोट पड़ते, जब वोट ज्यादा निकले तो सत्ता पक्ष के विरोध में जाते हैं। आज की स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में तो ये है कि सेकंड दौर अभी 29 को तो आज की जो परसेंटेज देख के जो विशेषज्ञों ने जो अपने ओपिनियन दिया है उसमें, क्योंकि TMC पिछले 15 साल से सत्ता में है, तो एंटी इंक्यूमेसी होने के कारण और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो बात वहां पर चली, और पीछे जो बाबरी मस्जिद की बात वहां पर निकली, और जैसे मुस्लिम समुदाय ने मुद्दे उठाए, तो उसको देखते हुए भाजपा इस समय एडवांटेज की स्थिति में कई जगह टक्कर कांटे की। रही बात तमिलनाडु की, उसमें भाजपा को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि भाजपा ने जो ये महिला जागरण पिल्ला परसिमर की जो आए ये मुद्दे वहां पे बने, तो उस मुद्दे में तमिलनाडु की जो पार्टियां थी क्षेत्रवादी, उन्होंने भाषा और धर्म और सारा करके वो एडवांटेज में आ गई। वहां पर एक समस्या और भी है, उनकी जो तीसरी पार्टी है विजय स्टार, जो उनका फिल्मी हीरो था, उसने एक पार्टी एकदम बनाई और चली। अब वो त्रिकोणीय फाइट में किसको जाके नुकसान, अन्ना DMK को करता है या DMK को करता है, ये अभी किसी को फाइनल नहीं पता। ये चार तो यही बता ये तीसरी पार्टी को वोट उसने काटा, युवा वोट उसके साथ है, और युवा वर्ग एक बड़ा वर्ग है। अब वो किसके साथ जाता है ये देखने वाली बात है। ये डिसाइड करेगा कि विजय जो स्टार है उसकी पार्टी कितना मत लेके जाती है और किसको इफेक्ट करती है। मेन युवा है और उसके साथ माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी उसके साथ चलती है। तो ये अल्टीमेटली वो एक त्रिकोणीय फाइट में, क्योंकि 2 एस्टेब्लिश पार्टियां, एक तीसरी नहीं है, ये नई पे डिपेंड करेगा कितनी वोट परसेंट हो रहता है।
तो अगर 5-10% जो वोट बढ़े हैं या उससे ज्यादा कोई किसी भी पार्टी को नुकसान होता तो वो हार जाएगी। तो वो पलड़ा तो फिर ये होगा, ये हो सकता है कि ये एक हांग कोई विधानसभा आ जाए तो उसमें भी ये अपने पार्टी जो है वो बैलेंस बना के सत्ता में आ जाए, ये भी एक स्थिति बन सकती है। बाकी जो भी होगा, एक इतनी हाई परसेंटेज जो आई है तो ये एक भारत की जनता का भारतीय लोकतंत्र में विश्वास को दर्शाती है और ये सुखद है, स्वागत होकर रेस्ट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि अपने मत का महत्व और उसका अधिकार का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। आगे रुख महिला आरक्षण संशोधन बिल की तरफ। सर, संसद सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हुआ है, तो इस घटनाक्रम के सत्ता पक्ष और विपक्ष को होने वाले जो राजनीतिक लाभ और हानि है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, एक तो मैंने पहले कहा कि तमिलनाडु में इसको डीएमके को लाभ हो गया, भाजपा को वहां में नुकसान है। और भाजपा ने भी जो कदम उठाया 131वां जो महिला संशोधन विधेयक लेके आया, उनको पता था कि 2/3 हमारे पास तो है नहीं। बिल्कुल। और उनका दाव ये था कि अगर महिला आरक्षण को लेकर, क्योंकि 2023 में पास हो चुका था कि महिला आरक्षण 33% मिलना है, और विपक्ष ये कह रहे थे कि 2023 में जो पास हुआ उसको हम लागू करने को तैयार है अगर आप उसी पे ले। लेकिन सरकार ने यह कहा कि उस समय जब 2023 में पारित हुआ था तो साथ जुड़ा था कि जनगणना के बाद जब डिलिमिटेशन की शामिल हो जाए उसके बाद 33% लागू कर दिया जाए। अब सरकार ने 2011 की जनगणना को आधार बना के ये कर दिया, उसी का डीएम के जो साउथ के जो राज्य थे उन्होंने विरोध किया भी ये तो हमारी संख्या भी विधायकों की घट जाएगी। तो तब प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि प्रेजेंट जो 545 हमारे उसी के 50% के हिसाब से हम सबके कर देते। पर ये आश्वासन था, अगर तो सरकार लिखत दे देती तो फिर बात और होती थी। अब पॉलिटिकल जो बात होती है, राजनीति के जब लाभ हानि आती है तो आश्वासन पे बात नहीं चलती। बिल्कुल। सरकार ने भी अपने हिसाब से आश्वासन दिया पर विपक्ष ने माना नहीं। सरकार की मतलब ये होगी जो एक तकनीक राजनीतिक विषय कि विपक्ष को कॉर्नर करके महिला आरक्षण में कॉर्नर करें, और विपक्ष ने काउंटर कर दिया कि पश्चिम और दक्षिण राज्यों को लेकर जबकि आश्वासन मिला प्रधानमंत्री को, उन्होंने उसको अनदेखा की, अनसुनी की और अपनी बात कही कि नहीं जी हमें तो वही चाहिए, अगर करना तो 2023 की ले आओ। अब स्थिति ये हो गई कि 2026 चल रही है, 27 तक खत्म होगी, फिर उसके लागू होने तक 29 आ जाने तो ये नहीं होगी, तो 2034 पे जाकर ये बात बनेगी अगर बनी तो मैं ये कहता हूं कि ये कानून तक इंतजार क्यों करें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां। देश की आज जो आधी आबादी है, जो महिला है, आज हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो वो कम से कम कानून को छोड़ दें, वो ना बने। क्या पॉलिटिकल पार्टियां अपने जो 2027-29 के चुनाव है ना उसमें 33% दे ना, उनको किसी ने रोका? बिल्कुल। वो अपने टिकट तो दे सकते हैं ना 33%, उसको तो किसी ने मना ही नहीं की। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो विरोध में या पक्ष में है, पक्ष या विपक्ष कोई भी है, वो सुनिश्चित करे भाई हमने 33% देने हैं। कोई दे 10% से ज्यादा किसी की भी पार्टी नहीं है। मतलब ये अगर पार्टी खुद कर दे तो कानून की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एक ट्रेडिशन शुरू हो जाएगी, हाँ 33% देनी है, 33 नहीं अभी कर रहे हैं तो कम से कम 20 पे शुरू करो, जब तक 34 आ जाएगा तो 33 पहुंच जाएंगे। अब पंचायतों में जो उन्होंने किया वो अच्छी नहीं, नगर निगमों में आ गई वो सफल ही है। अब विधायक और एमपी की बात आ रही है तो वहां में फंस गए, क्योंकि उनकी अपनी ताकत जाती है। मुश्किल ये है कि उनकी अपनी ताकत जाती है, जब 33% आएगी किसी की तो कटेगी। तो ये एक दिमागी बाध्यता जो बनी हुई है उसको तोड़ के पॉलिटिकल पार्टियां अगर देश हित में चाहती है या महिलाओं के प्रति उनका इतना आदर भाव है तो फिर वो कम से कम अपने लेवल पर कानून की इंतजार ही क्यों करे, वो आप खुद कर रहे हैं, उसको क्यों रोका तो नहीं है। पर ये एक राजनीतिक दाव सत्ता पक्ष में चला, विपक्ष ने उसको फेल कर दिया, रादर एकजुट होकर विपक्ष आ गया। जो उन्होंने अपना दाव चलाया था उसका लाभ विपक्ष ने ले लिया और एकजुटता दिखाई और सफल हो गया। और ये पिछले जो 14 में बैठे 12 साल में पहला एक ऐसा है जो पार्लियामेंट में उनका असफल हुआ, तो एक झटका कह सकते हैं राजनीतिक।
और ये इसके लिए एनडीए को सोचना पड़ेगा कि अपनी नीति को कि हर समय कोई ऐसा मुद्दा ना लेके आए जिसमें कि पार्टी को या एनडीए को झटका लगे, फैक्चुअल विजन पे आए, स्पष्ट होकर आए। बीच बचाव वाला जो है काम, वो फिर एक अपनी छवि और साख दोनों कमजोर होती है, इसका बात का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विदेश के यानी अमेरिका और ईरान की। सर, अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान ने अमेरिका से सीधी वार्ता करने पर मनाही की है। उन्होंने कहा है कि हम सीधी वार्ता नहीं करेंगे। तो आप इस वार्ता के राजनीतिक प्रभावों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आकर वापस चले गया। बिल्कुल सर। अमेरिका डेलीगेशन आने से मना कर दिया, आज इसकी आ गई, हमने आना ही नहीं। तो ये स्थिति राजनीतिक रूप से दर्शाती है कि पहले जो शुरू हुआ था उससे बदतर हो गई, पहला जो था अब उससे बदतर हो गई। अब समस्या ये आ गई कि उन्होंने, अमेरिका ने नाकाबंदी हॉर्मुज़ की बाहर से कर दी, उन्होंने वहां से गुजरने वाले से, ईरान ने वहां से अपने जहाजों के टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ अमेरिका ने, जो उनकी नौसेना है, उन्होंने ईरानी जहाज जो बाहर जल रहे हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया, तो टकराव बढ़ गया। पर इसके साथ सबसे बड़ी जो है कि ऊर्जा के कारण विश्व की सारी देशों पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ा, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि भारत को, क्योंकि भारत का 80% तेल ही खाड़ी देशों से आता है, और वो ही रुक गया। उसके जो अभी तक टोल टैक्स देना अभी तो नहीं दिया, मतलब अगर उत्पाद ही कम हो गया तो आना जाना बंद कम हो गया, खाड़ी देशों से अब प्रोडक्शन ही कम होगी, और जो आ रहा है वो रुक गया या रुक कर आया, तो वो भारत की इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा। बाकी देश और हमारे तो मतलब महंगाई के हिसाब से प्रोडक्शन भी इफेक्ट करेगी। आम जनसाधारण चूल्हा, पीछे भी मैंने कहा था कि सड़क से लेकर रसोई सब इंडस्ट्री उद्योग सब प्रभावित हो गए। तो अब समस्या है कि शुरू कैसे हो। अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं वो ईरान पे यूरेनियम भी की हम ले जाएंगे या उसको आगे, या हवास या हुती और हिजबुल्लाह को सपोर्ट बंद करें, वो देने दें। अब उधर स्थिति ये बन गई है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्स जो है उसने जो पॉलिटिकल लीडरशिप की उसको डमी कर दिया। अब वो ज्यादा कट्टरपंथी है, तो उससे नेगोशिएट करना कौन करे। अब पाकिस्तान की स्थिति है कि पाकिस्तान ना तो ईरान को डिक्टेट कर सकता ना अमेरिका, वो तो मैसेंजर है, उसकी आज वो देखे वो उसको पकड़ा देगा, अगर वो आए नहीं तो उसके पास कुछ नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो एक मैसेंजर डाकिए का काम है, तो अपने तेजा डाक में आते हैं, डाक आगे पहुंचा देता हूँ। तो वो स्थिति विश्व के लिए बड़ी खतरनाक हो। पिछले भी अगर हुआ था सीज फायर, जो अब वन साइडेड अमेरिका ने कर दिया, वो वन साइड कर तो दिया पर नाकेबंदी भी तो शुरू कर दी, उसमें भी चीन की भूमिका थी। तो अब भी मैं समझता हूँ कि ये विश्व स्तर पर जो हाई लेवल जो है यूएनओ के बीच में सफल रही है, और फिर 5-10 देश जो बड़े देश है उनको इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह महीना 1.5 महीना जो और चली तो सारा विश्व इस आर्थिक संकट में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जहां तक ईरान की बात है, देखिए ईरान को तो पिछले 30 साल 40 साल हो गए उन पर सैंक्शन लगी, और उनकी जो व्यवस्था बनी हुई है वो एक जैसे एक आदमी को आदत पड़ जाती है कि संकट में ही रहना, तो उनकी भावना इस तरह बन गई। उन्होंने कंट्रोल भी इसी तरह, उनके आर्मी का रेवोल्यूशन को बाहर चीज निकल नहीं देती, तंगी में सारे जी रहे हैं, उनके पहले जो असूल बने हैं वो तो यूज टू हुआ है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तो यूज टू नहीं है। तो उनको जो सुख सुविधा मिलती थी, अब जब ऊर्जा पे हम इतना डिपेंडेंट है, गैस और तेल पे इतना डिपेंडेंट है सारा दुनिया, अगर वो फैक्टर, और जो ईरान की है, ईरान को 90% चाइना ले जाती है वो अपने पाइप से, ईरान और चाइना तो अपना ठीक है। ईरान को अब दबाव आएगा जब उनपे खाने पीने और दवाइयों की और
वो चीजें अब उसको महीना लगता है, 2 लगता है। अमेरिका को तो यही है, क्योंकि ये जो एक चीज है कि सीधी लड़ाई अब दोनों नहीं लड़ना चाहते, ना ईरान लड़ना चाहता है ना अमेरिका लड़ना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कल को आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो वर्ल्ड वार ला सके। तो इकोनॉमिक स्तर पे एक दूसरे पे दबाव बनाया जा रहा है। अगर ईरान पर इकोनॉमिक दबाव बढ़ता है तो शायद फिर, पर वो स्थिति अंत देखने की जरूरत क्या है। वो बड़े देश जो है, रूस है, चाइना है, इवन भारत भी है, और सारे 3 फ्रांस, जापान, ये सारे मिलके और इस चीज को करें कि मैं तो संवाद पे बैठ के जो बात हल करें। सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रंप का अपना साख, ट्रंप तो अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों ही ट्रंप की जो छवि है इस तरह की कि अनिश्चित, क्या वो अनसर्टेनिटी इतनी, कल को क्या कहे क्या ना माने उसका पता नहीं चलता। तो ये एक जिम्मेवार देश के जिम्मेवार व्यक्ति के प्रति जब ये छवि बन जाए तो ये संकट की बात है। उस संकट से कैसे निकलना, अब पाकिस्तान तो निकालने से रहा, उसकी स्थिति तो बाहर आ गई। तो ये बड़े देश ही और विश्व स्तर पर कोई 5-10 देश इकट्ठे होकर बैठ के बात करें और संवाद से शुरू करें, तभी बात बनेगी। अगर महीना 2 और बनी तो फिर अगला 1 साल सारे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा है खास। फिलहाल के लिए प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।